अस्सलाम वालेकुम जी। आज की इस वीडियो में हम मिसकैरेज के हवाले से बात करेंगे, जिसको आप अबॉर्शन भी कहते हैं, हमल का ज़ाया होना कहते हैं। कोई भी खातून, कोई भी शादीशुदा जोड़ा जो हमल के लिए ट्राई कर रहा है, जिनको मुश्किल से हमल ठहरा है, उनके लिए मिसकैरेज किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं होता। मिसकैरेज एक ऐसा लफ्ज़ है जिसे सुनकर हर औरत का दिल कांप जाता है, ख़ास तौर पे वो औरत जो पहली बार माँ बनने जा रही है। एक तरफ खुशियों के ख्वाब, नन्हे मुन्ने कपड़ों की तैयारियां, मुस्तकबिल के सुनहरे मंसूबे, और दूसरी तरफ अनजाना सा खौफ, लोगों के सवालात और लोगों की कही सुनी बातें। कुछ गलत ना हो जाए, कहीं मेरा बच्चा मुझसे छिन ना जाए, कहीं एबॉर्शन ना हो जाए, ब्लीडिंग ना शुरू हो जाए। तो ये खौफ हर खातून के दिल में रहता है जब उसके वजूद के अंदर एक नन्ही सी ज़िंदगी परवरिश पाने लगती है। और इसी खौफ को ख़त्म करने के लिए, इस उलझन को वाज़ेह करने के लिए आज मैं आपसे बात करूँगा। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर, चैनल है आपके लिए डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ। कैसे आप अपने हमल को बचा सकती हैं, क्या कर सकती हैं मिसकैरेज से बचने के लिए। अब ये जो मिसकैरेज है, जो हमल ज़ाया होता है, ये किसी एक वजह से नहीं होता। इसके पीछे बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। कुछ ऐसी हैं जिनका इलाज मुमकिन है और कुछ ऐसी हैं जो सिर्फ कुदरत का फैसला होती हैं, हमें उन पे कोई इख्तियार नहीं होता। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि अल्लाह ताला ने इंसान के जिस्म में एक हैरत अंगेज़ निज़ाम रखा है। हर हमल का आगे बढ़ना ज़रूरी नहीं होता। अगर कोई बच्चा शुरू से ही मुकम्मल तौर पे नहीं बन पाता, उसकी तख्लीक में कोई बुनियादी नुक्स रह जाता है, तो कुदरत उसे आगे बढ़ने से रोक देती है, नहीं बढ़ने देती। अक्सर ऐसे हमल पहले 3 महीनों में खुद ही ख़त्म हो जाते हैं। इसमें माँ की नाकामी नहीं होती, इसमें उसका कोई कसूर नहीं होता। ये कुदरत का वो निज़ाम है जो सदियों से कायम है। आज से सैकड़ों साल पहले, जब ना तो ये अल्ट्रासाउंड थे, न टेस्ट थे, जब औरतें हामला होती थीं और कुदरत खुद ही फैसला करती थी कि कौन सा हमल आगे चलेगा, कौन सा नहीं। तो मिसकैरेज की अगर हम वजूहात की बात कर लें, तो सबसे आम वजह बच्चे के क्रोमोसोम्स के अंदर खराबी होती है, यानी बच्चा अंदर से ही मुकम्मल तौर पे बन नहीं पाता। कई बार ऐसा भी होता है कि माँ का खून हद से ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चे तक ऑक्सीजन और ग़िज़ाइयत नहीं पहुँच पाती। बाज़ औक़ात ज़्यादा कॉफ़ी, ज़्यादा कैफ़ीन, सिगरेट नोशी, चाहे वो खुद करती हैं या इर्द गिर्द के माहौल से धुआं उनके अंदर जाता है सिगरेट का, माँ की उम्र, माँ का वज़न, माँ की मजमूई सेहत, ये सब आपके हमल के सफ़र में बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं। अब पहले मिसकैरेज की इकसाम को, टाइप्स को समझ लेते हैं ताकि आपको आसानी हो। सबसे पहली हालत होती है जी, जिसको हम कहते हैं थ्रेटन्ड एबॉर्शन या मिसकैरेज। ये दरअसल एक वार्निंग होती है। आप प्रेग्नेंट हो गई हैं, आपका प्रेगनेंसी टेस्ट भी पॉजिटिव आ गया है, उसके बाद खामोशी से आपको एक अलार्म बजता है, हल्का सा दर्द होता है, थोड़ी सी ब्लीडिंग होती है, थोड़ी सी स्पॉटिंग होती है, और आपके दिल में लेकिन शदीद घबराहट होती है। तो ऐसी हालत में घबराना नहीं चाहिए, फ़ौरन अपने डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए। ये वो मरहला होता है जहाँ पे एक अहम फैसला और जल्दी फैसला और थोड़ा सा आराम और थोड़ी सी दवाई आपके हमल को बचा सकती है। अगर बर वक्त इलाज हो जाए तो ये हमल 9 महीने मुकम्मल कर जाता है और एक सेहतमंद बच्चा इस दुनिया में आता है। लेकिन अगर लापरवाही हो, दवाएं छोड़ दी जाएं, आराम ना किया जाए, डॉक्टर को चेक ना करवाएं, तो यही ख़तरा बढ़ जाता है और मिसकैरेज हो जाता है। तो इसलिए आप जब डॉक्टर के पास जाती हैं, आपका अल्ट्रासाउंड किया जाता है, बच्चे के दिल की धड़कन मौजूद है, प्लेसेंटा सही है, मामूली सा खून अगर ज़ाया हुआ है, थोड़ी बहुत ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हुई है, तब आपको हमल को सपोर्ट करने के लिए शुरू में ही कुछ दवाइयाँ डॉक्टर दे देती हैं। इन्हीं दवाइयों के अंदर इम्पोर्टेंट जो दवाइयाँ हैं वो लोप्रिन और डुफेस्टन हैं। अब यहाँ पे बदकिस्मती से कुछ खवातीन ये कहकर ये दवाइयाँ छोड़ देती हैं कि ये गर्म है, जबकि हकीकत ये है कि यही दवाइयाँ आपके हमल को सहारा देती हैं। लोप्रिन क्या करती है, आपके खून को पतला करती है, खून को रवां रखती है। आपका एम्ब्रियो, आपका बेबी प्लेसेंटा के जरिए माँ से जुड़ा है, खून की नालियों के जरिए खुराक ले रहा है, तो उन खून की नालियों के अंदर ब्लड की क्लॉटिंग ना हो, लोथड़े ना बने, खून पतला रहे। लोप्रिन ये काम करती है। और डुफेस्टन एक हार्मोन की कमी को पूरा करती है, जिसके बगैर हमल शुरू में कायम ही नहीं रह सकता, जिसको प्रोजेस्टेरॉन कहते हैं। आपकी जो बच्चेदानी है उसके अंदर एक लाइनिंग होती है जिसे एंडोमेट्रियम कहते हैं। एंडोमेट्रियम अगर अच्छे से बनी रहेगी तो हमल कायम रहेगा मजबूती से।
और डुफेस्टिन या प्रोजेस्टेरॉन इस एंडोमेट्रियम को बनाने में और इसको कायम रखने में अहम रोल प्ले करती है। और फिर इन दवाइयों के साथ साथ मुकम्मल आराम, वजन नहीं उठाना, ज्यादा चलना नहीं, मियाँ बीवी के रिलेशन से परहेज करना है, ये कुछ वक्ती कुर्बानियां होती हैं जो एक बड़ी खुशी के लिए आपको देना पड़ती हैं। अब आ जाते हैं दूसरी टाइप की तरफ। दूसरी हालत जो मिसकैरेज की हो सकती है उसे इनवेटेबल एबॉर्शन कहते हैं। ये वो लम्हा होता है जब सब कुछ हाथ से निकल चुका होता है, अचानक ही शदीद ब्लीडिंग होती है, खून के लोथड़े आते हैं, जिस्म आपका कमज़ोर हो जाता है, एमरजेंसी में आप हॉस्पिटल पहुंचती हैं, लेकिन ऐसी सूरत हाल में चाह के भी आप हमल को बचा नहीं सकती। ये बहुत ही तकलीफ दे होता है, मगर ये भी माँ की गलती नहीं होती। अब जी तीसरी हालत होती है जिसे कहते हैं मिस्ड एबॉर्शन। एक खामोश सा सदमा होता है जहाँ पे खातून को बज़ाहिर कुछ महसूस नहीं होता, मगर अंदर जिंदगी थम चुकी होती है। कभी दिल की धड़कन आती ही नहीं बच्चे की, और कभी आके अचानक बंद हो जाती है। ऐसे में ये बात समझना बहुत ही ज़रूरी है कि बच्चे के पेट में फौत हो जाने से माँ के जिस्म में कुछ एक मिथ्स हैं कि फ़ौरन जहर फैल जाता है। ऐसा नहीं होता। अगर आप फ़ौरन से ज़हनी तौर पे तैयार नहीं हैं या अभी आपको कंफर्म नहीं है, मज़ीद कोई टेस्ट करवाना चाहती हैं, किसी और डॉक्टर को चेक करवाना चाहती हैं, तो आपके पास थोड़ा टाइम होता है, आप सोच सकती हैं, कंफर्म कर सकती हैं। और फिर मिसकैरेज का ये अमल कभी खुद ही मुकम्मल हो जाता है और कभी आपको दवाई या कोई प्रोसीजर की ज़रूरत डीएनसी वगैरह की पड़ सकती है। और अगर आपका मिस्ड एबॉर्शन हो गया है तो परेशान होने की बजाय फिजिकल रेस्ट के ऊपर फोकस करें, मुकम्मल रेस्ट करें, अपनी पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखें, पैड्स फ्रीक्वेंटली चेंज करें, सैनिटरी पैड यूज़ करें। इसके अलावा आयरन रिच फूड लें और दर्द की दवाइयाँ या जो एंटीबायोटिक अगर कोई आपके डॉक्टर ने आपको प्रेस्क्राइब की है उसको बाकायदगी से लें। किसी भी किस्म की हैवी फिजिकल एक्टिविटी जब तक ब्लीडिंग मुकम्मल तौर पे बंद ना हो जाए नहीं करें। और एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि अगर ब्लीडिंग आपको एकदम से बहुत ज़्यादा होने लग जाती है, एबॉर्शन के बाद भी आप 1 घंटे के अंदर 2 पैड से ज़्यादा सोख हो रहे हैं, या खुदा न खास्ता आपको हाई ग्रेड फीवर और सीवियर पेन है, दर्द है लोअर बेली के अंदर, तब आपको फ़ौरन अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना होता है। अब यहीं पे कुछ व्यूअर्स ये पूछते हैं कि एबॉर्शन के बाद दोबारा प्रेगनेंसी के लिए कब ट्राई करना चाहिए। तो आइडियली हम ये मशवरा देते हैं कि कम से कम 2 साइकिल तक आपको रेस्ट करना चाहिए, यानी 2 मेंसेस के साइकिल आपको नॉर्मली आ जाएं। इस दौरान में आपकी फिजिकल रिकवरी भी हो जाती है, मेंटली भी आप रिकवर कर जाती हैं और दोबारा से प्रेगनेंसी के लिए आपका माइंड, आपकी बॉडी तैयार हो जाती है। तो टेक होम मैसेज ये है कि अगर आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है लेकिन हमल के शुरू में ही आपको किसी किस्म की कोई ब्लीडिंग, किसी किस्म की कोई स्पॉटिंग या पेन की शिकायत होती है तो फ़ौरन अपने डॉक्टर से रुजू करना चाहिए, अपना फ़ौरन चेकअप करवाना चाहिए ताकि अर्ली प्रेगनेंसी के अंदर आपको स्पॉटिंग मेडिसिन दी जा सकें। आखिर में ये कहना चाहूँगा कि आपने दवाइयाँ भी ले ली, एहतियात भी कर ली, फिर भी हमल ज़ाया हो गया तो ख़ुद को कसूरवार मत ठहराएं। कुछ बच्चे कुदरती तौर पर मुकम्मल नहीं बन पाते, ये कुदरत का फैसला होता है, इसमें माँ की नाकामी नहीं। अपने दिल के ऊपर बोझ मत डालें, खुद को दोबारा से प्रिपेयर करें, मेंटली फ्रेश हों और दोबारा से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।